अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है वो स्टडी करना है, जिसमें हम लोग रिसेप्टर्स को कंटिन्यू करने जाएंगे। रिसेप्टर्स के बाद जो हमारा सेकंड कंपोनेंट आता है बच्चों, वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि कल जो मैंने आपको कोऑर्डिनेशन के 3 एलिमेंट्स बताए थे, उसमें पहला रिसेप्टर था जो हमने कल स्टडी किया। उसमें हमने टाइप्स भी स्टडी की, स्पेशल रेफरेंस स्टडी किया हमने स्किन का, जिसमें हमने कहा कि स्किन के अंदर प्रेशर के, टच के और जो है वो प्रेशर के स्टिमुलस हैं को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद हैं। लेकिन अगर रिसेप्टर मौजूद हो और हमें पता ना चले, ये भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। रिसेप्टर्स के बाद आपके नर्वस सिस्टम तक मैसेज का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और ये जो मैसेज का पहुंचना है ये किसके ज़रिए होगा? ये होगा न्यूरॉन के ज़रिए। बेसिकली मैं न्यूरॉन्स को कुछ भी नहीं कहता। न्यूरॉन्स आर जस्ट ओनली सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स हैं जिनका काम है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो न्यूरॉन्स जो हैं आपके, वो नर्व इम्पल्स को यानी कि मैसेज को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। लेकिन यहाँ पे जो मज़े की बात ये है वो आपने याद रखनी है कि न्यूरॉन्स अगर ये काम कर रहे हैं मैसेज को लेके आने और लेके जाने का, तो हम न्यूरॉन्स को कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स आर दी यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या है जी? ये यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम है। क्लियर हो गया? और याद रखें, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ न्यूरॉन्स ही फंक्शन नहीं प्ले करते, बल्कि न्यूरॉन्स के साथ कुछ हेल्पिंग सेल्स भी होते हैं जो फंक्शन प्ले करते हैं। उन हेल्पिंग सेल्स को हम कहते हैं न्यूरोग्लाइल सेल्स। These are the units of nervous system and they work with associated with न्यूरोग्लाइल सेल्स। अब ये न्यूरोग्लाइल सेल्स के हैं, तो याद रखिए बच्चों, न्यूरॉन से है और ग्लाइल कहते हैं हेल्पर को, सपोर्टर को। तो ये वो सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। किस तरह सपोर्ट करते हैं? ये 2 तरह के काम करते हैं। ये बनाते हैं माइलिन शीट, ठीक है, दे प्रोड्यूस माइलिन शीट, प्लस दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन्स। सो इनके 2 फंक्शंस हो गए। इनका पहला फंक्शन है कि ये न्यूरॉन्स की न्यूट्रिशन में रोल प्ले करेंगे, और इनका दूसरा फंक्शन है दे विल प्रोड्यूस माइलिन शीट विच विल प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। सो 2 फंक्शंस हैं। न्यूरोग्लाइल सेल्स जो हैं वो न्यूरॉन्स के सपोर्टिव या हेल्पर सेल्स हैं। हायर एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर ये मौजूद होते हैं, और ये न्यूरॉन्स के न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इतनी बात मैंने आपको बता दी। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स कौन सी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये देखें, पहली जो टाइप है न्यूरॉन की, दैट इज़ सेंसरी न्यूरॉन। दूसरी टाइप है बच्चों मोटर न्यूरॉन, और तीसरी टाइप है इंटर न्यूरॉन, या उसको हम एसोसिएटिव न्यूरॉन का नाम भी देते हैं। ये 3 टाइप्स हैं। मैं तीनों आपको बना के चेक करवाता हूँ ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। आप सब लोग सबसे पहले तो न्यूरॉन के तीनों टाइप्स कमेंट करें। ऑल ऑफ यू कमेंट 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स: इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। टाइप से पहले मैं आपको इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं कि न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो कमेंट कर दिया सब ने, सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव यानी कि इंटर न्यूरॉन। लें जी, अब मैं न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर के अंदर याद रखें, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। नंबर 1 सेल बॉडी एंड नंबर 2 प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस या वो प्रोजेक्शंस जो कि सेल बॉडी से बाहर निकली होती हैं, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं आगे से। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो
नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, उनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनको नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स। सो याद रखें, डेंड्राइट्स भी प्रोसेस है एक सेल बॉडी से निकला हुआ, और एक्सॉन भी एक प्रोसेस है जो सेल बॉडी से बाहर निकल रहा है। कैसे चेक करें ज़रा, ये सेल बॉडी है, इसका न्यूक्लियस है, ये मैं अब सेल बॉडी बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बच्चों, ये है सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी आपके सामने सेल बॉडी मैंने बनाई है, इसमें ये दो किस्म के प्रोसेसेस सेल बॉडी से बाहर निकले हुए हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स और एक्सन। ये वाले जो कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी के करीब लेकर आते हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और वो प्रोसेसेस, वो प्रोजेक्शंस जो नर्व इम्पल्स को दूर लेके जाती हैं, उनको हम कहते हैं एक्सॉन। अब इनकी तादाद में डिफरेंस हो सकता है डेंड्रॉन या डेंड्राइट एक ही हो सकता है एक्सॉन एक ही हो सकता है डेंड्राइट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकता है एक्सॉन काफ़ी ज़्यादा हो। वो डिपेंड करता है कि न्यूरॉन की टाइप कौन सी है। लेकिन आपको जो मेन बात मैंने बतानी है, डेंड्राइट्स और डेंड्राइट का वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब आपके न्यूरॉन के काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस ऐसे हों जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहे हों, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं डेंड्राइट। और डेंड्राइट्स उसका प्लूरल है। अगर हो ही एक, फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन कब यूज़ करते हैं, जब किसी न्यूरॉन का करीब लेके आने वाला प्रोसेस हो ही एक, तो डेंड्रॉन यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा हो तो सिंगुलर के लिए डेंड्राइट और प्लूरल के लिए हम डेंड्राइट्स का वर्ड यूज़ करते हैं। मसलन इस न्यूरॉन पे जो मैंने आपके सामने बनाया, इसमें काफ़ी सारे ये देखें प्रोसेसेस हैं जो नर्व इम्पल्स को करीब लेके आ रहे हैं, तो इनको हम डेंड्राइट्स पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे एक ही होता तो वो डेंड्रॉन पढ़ा जाता। ये मैंने आपको जनरल कंपोजिशन बताई है। इसमें जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी में याद रखें कौन कौन से ऑर्गेनेली मौजूद हैं। सेल बॉडी विल कंटेन न्यूक्लियस, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है ताकि आप लोगों को भूले ना। सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस, इट आल्सो कंटेन राइबोसोम्स, इट आल्सो कंटेन रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट आल्सो कंटेन गोल्जी अपरेटस। ये चार मशहूर ऑर्गेनेलीज किस में होते हैं बच्चों, ये सेल बॉडी में होते हैं, यहाँ पे होते हैं। ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहे इसके राइबोसोम, ये रहे इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस ये रहे इसके गोल्जी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको सेल बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया कि सेल बॉडी के अंदर ये चार मेजर ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। अब देखें इन प्रोसेसेस में, स्पेशली एक्सॉन में क्या मौजूद है। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। तो इसमें सबसे मेन चीज़ होगी एक्सोप्लाज्म। इसके प्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म ही कहते हैं। सो न्यूक्लियस प्लस majority of cytoplasm is present in cell body, but some amount of cytoplasm is also in axon, और इसको हम कहेंगे एक्सोप्लाज्म। इसमें और क्या क्या होगा, इसमें होंगी माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इसमें होंगे न्यूरोफिब्रिल्स, प्लस इसमें होंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लस इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे मेन चीज़ आपको मैंने दोनों की कंपोजिशन के अलावा स्ट्रक्चर बता दिया है कि एक्सन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी और सेल बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सेल बॉडी में सबसे मशहूर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। मेजॉरिटी साइटोप्लाज्म सेल बॉडी में ही होगा। राइबोसोम होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और गोल्जी होगा। एक्सन के अंदर काफ़ी सारी होंगी बच्चों चीज़ें। ये देखें, ये एक्सन है, एक्सन के अंदर ये फाइब्रिल्स हैं, न्यूरोफिब्रिल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं
और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज एक्सोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सन में भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं ये मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिनको हम कहते हैं नाइजेल्स ग्रैन्यूल्स। नाइजेल्स ग्रैन्यूल्स ऐसा ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो कि न्यूरॉन के अंदर मौजूद है, न्यूरॉन की सेल बॉडी में मौजूद है, ऐसे ग्रुप ऑफ राइबोसोम को हम कहते हैं नाइजेल्स ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स एसोसिएट होते हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वैसे भी हम उस एंडोप्लाज्मिक को रफ कहते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हैं। तो ये राइबोसोम ग्रुप्स की फॉर्म में लगे हुए हैं और उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं नाइजेल्स ग्रैन्यूल्स। नाइजेल्स ग्रैन्यूल्स मेरे ख्याल से साइंटिस्ट के नाम पे वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम होगा नाइजल। क्लियर हो गया? आसान सी बात मैंने आपको बताई है। अच्छा, दो जो आपको मैंने पार्ट्स बताए ना, सेल बॉडी और प्रोसेसेस, इनमें से मेजर पार्ट कौन सा है? सेल बॉडी। तमाम जो न्यूट्रिशनल पार्ट है वो यही है, इसमें ही सारी चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं। मेंटेनेंस भी न्यूरॉन की यही करती है। अगर सेल बॉडी रहे तो न्यूरॉन भी सरवाइव करता है और ये रीजनरेट करता रहता है, अपना एक्सोनल पार्ट बना लेता है और इसके अलावा डेंड्राइट भी दोबारा बन सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर सेल बॉडी मेंटेन रहे तो बाकी चीज़ें इसकी बन सकती हैं। इसका मतलब सेल बॉडी के बगैर न्यूरॉन की सर्वाइवल नहीं है। शुरू में ये डिवाइड करता है, लेकिन जब न्यूरॉन मैच्योर हो गया उसके बाद न्यूरॉन फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा एमसीक्यूज है कि जब न्यूरॉन्स मैच्योर हो जाएं तो मैच्योर होने के बाद फर्दर न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते। क्लियर हो गया जी स्ट्रक्चर? तो तमाम बच्चों ने अभी जो कमेंट किया था उसके बाद आपने कमेंट करना है नाइजेल्स ग्रैन्यूल्स का नाम, ताकि आपको याद हो जाए। नाइजेल ग्रैन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम। जल्दी से कमेंट करें, नाइजेल्स ग्रैन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम। क्लियर हो गया? अब मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ न्यूरॉन्स की तीनों जो टाइप्स हैं उनकी डायग्राम। आपको पता चलेगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इन तीनों में आप लोग किस तरह से न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के एक्सॉन और डेंड्राइट्स बनाते हैं। तो पहले मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ ऐसे न्यूरॉन की जिस न्यूरॉन की सेल बॉडी एक है, एक्सन भी एक है, लेकिन डेंड्राइट्स जो है ना वो स्पाइनी लुक दे रहे हैं। ये हमारी सेल बॉडी है, ये क्या जी? सेल बॉडी। ठीक है। अब ये सेल बॉडी आगे जाके मज़ीद कांटेदार अपीयरेंस बना रही है, इसको हम कहते हैं स्पाइनी लुक। इसको हम क्या बोलते हैं जी? स्पाइनी लुक। तो ये पहली डायग्राम है। दिस इज़ द न्यूरॉन विच लुक लाइक्स स्पाइन। जैसे कांटे नहीं होते, ये कांटों की तरह इसकी डायग्राम बनी हुई है। देखें ना, ये आपको स्पाइनी लुक नज़र आ रही है। इस तरह की जो न्यूरॉन की टाइप है वो स्पाइनी होती है। सेकंड पे जो मैं न्यूरॉन बना रहा हूँ इंटर न्यूरॉन्स, ये इसकी सेल बॉडी है। ठीक है, ये क्या है जी? ये इसके प्रोसेसेस हैं, काफ़ी सारे डेंड्राइट्स हैं और ये डेंड्राइट्स इसके ट्री लाइक लुक बनाते हैं। ट्री लाइक, दरख्त की तरह की लुक अगर बन जाए तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं जी इंटर न्यूरॉन। क्या नाम देते हैं जी? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का एक्सन एक ही होता है। ये बी डायग्राम मैंने बनाई है और इसमें काफ़ी सारे डेंड्राइट्स होते हैं। ट्री लाइक अपीयरेंस आ रही है। ये आ रही है जी स्पाइनी अपीयरेंस और ये आ रही है ट्री लाइक अपीयरेंस। और ट्री लाइक अपीयरेंस में जो न्यूरॉन है वो ब्रेन में मौजूद है, उसको हम इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं और एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो आपके पास एमसीक्यूज़ ये आएगा कि जो इंटर न्यूरॉन है विच आर प्रेजेंट इन ब्रेन, उनमें कौन सी लुक है? तो आप क्या कहेंगे? दे आर ट्री लाइक इन अपीयरेंस। दे आर व्हाट? दे आर ट्री लाइक। ये इसकी क्या बच्चों? सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है। ये इसका क्या है? ये इसका एक्सोन है। और ये क्या है जी? ये इनके डेंड्राइट्स हैं।
अब चूंकि डेंड्राइट्स काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसके लिए वर्ड डेंड्राइट्स ही यूज़ करेंगे। किसी एक की बात करेंगे तो हम उसको डेंड्राइट कह सकते हैं। सो अगर आपके सामने इतना ज़्यादा क्लस्टर नज़र आ रहा हो और वो क्लस्टर जो है ट्री लाइक अपीयरेंस दे रहा हो तो उसको हम कहते हैं ये किस कौन सी टाइप है न्यूरॉन की। दिस इज़ द इंटर न्यूरॉन विच इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाने लगा हूँ। तीसरी काइंड न्यूरॉन की तीसरी काइंड बच्चों, उसमें डेंड्राइट्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन एक्सन एक ही होता है। और मज़े की बात, एक्सन्स के ऊपर श्वान सेल्स होते हैं और श्वान सेल्स के ऊपर माइलिन शीट लगी होती है, और माइलिन शीट लगी होती है जिससे ये सैल्टेटरी नर्व इम्पल्स बनाती है, जंपिंग। लेकिन मज़े की बात याद क्या रखनी है आपने कि ये इसकी सेल बॉडी है और ये माइलिन शीट है, और ये जो सी मैंने न्यूरॉन बनाया, दिस न्यूरॉन इज़ नोन एज मोटर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्स को इफेक्टर्स तक लेके जाता है। तक लेके जाने का मतलब ये है कि इसका जो एक्सन है वो किसी मसल के साथ अटैच होगा। ये मसल का मैंने हिस्सा बनाया। दिस विल बी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस विल बी वाई इट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये ऐसा न्यूरॉन है जो मसल के साथ जाके अटैच हो रहा है। ये मैसेज कहाँ लेके जा रहा है? मसल तक। और मसल क्या होते हैं? इफेक्टर होते हैं। जब किसी इफेक्टर तक मैसेज जाता है तो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जाता है। और मोटर न्यूरॉन का एमसीक्यूज़, कौन सा पार्ट इफेक्टर के साथ अटैच होगा, डेंड्राइट पार्ट या फिर एक्सॉन? तो आप कहेंगे एक्सॉन, क्योंकि यहीं से नर्व इम्पल्स वे जा रही है। तो ये जो एक्सन का एंड है, ये जो नर्व एंडिंग होगी, ये मोटर न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है और ये अटैच होगी किसी न किसी इफेक्टर के साथ। और यहाँ जो आपकी बुक में इफेक्टर बना हुआ है वो है मसल। ध्यान से देखें, अब ये जो मसल है, इस मसल के साथ जो जंक्शन बनेगा, जंक्शन कहते हैं जोड़ को, अटैचमेंट को, इस जोड़ को हम नाम देंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्लियर हो गया? सो ऑल ऑफ यू नाउ कमेंट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जोड़ बिटवीन न्यूरॉन की एंडिंग एंड मसल। वो जो जोड़ है ना, जो अटैचमेंट हो रही है, वो अटैचमेंट क्या कहलाती है? जंक्शन। और किन दो में है? न्यूरॉन में और मसल में है। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इफेक्टर को नर्व इम्पल्स पहुंचानी है तो वो किसने पहुंचानी है? वो पहुंचानी है बच्चों मोटर न्यूरॉन ने। और मोटर न्यूरॉन का एक्सन का जो एंड होगा वो मसल के साथ अटैच होगा। क्लियर हो गया? और इसमें ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये श्वान सेल्स हैं, ये क्या है जी? श्वान सेल्स के दरमियान जो गैप है ये नोड्स ऑफ रैनवीर है, और ये माइलिन शीट है जो मैंने आपको बताई है। ये मोटर न्यूरॉन की खसूसियात है। अब देखें हमारे पास डी डायग्राम आती है आखिरी, सेंसरी न्यूरॉन की। ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का न्यूरॉन है क्योंकि इसमें डेंड्रॉन एक ही है। मैंने कहा ना, जब डेंड्रॉन एक हो तो हम उसको डेंड्राइट नहीं कह सकते, है ही एक तो डेंड्रॉन कहेंगे। ये इसकी सेल बॉडी है, ये इसकी बाकी चीज़ें। सेल बॉडी के एक तरफ ऐसा प्रोसेस है जो सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है नर्व इम्पल्स को, और एक तरफ ऐसा प्रोसेस है जो सेल बॉडी के करीब लेके आता है नर्व इम्पल्स को, और ये एक ही है। और मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर भी माइलिन लगी हुई है। इसके ऊपर भी क्या लगी हुई है? माइलिन। ऐसे न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अगर ये सेंसरी न्यूरॉन है तो ये सेंस करेगा। सेंस हमेशा रिसेप्टर के ज़रिए किया जाता है। रिसेप्टर से जो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा। इसका मतलब इसका ये वाला एंड किसके साथ अटैच होना चाहिए? इट विल बी अटैच विद रिसेप्टर। तो ये दो आपने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन इफेक्टर के साथ अटैच होता है, जबकि सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्रॉन
रिसेप्टर के साथ अटैच है। क्यों? सेंसरी का मतलब ही सेंस करना है, वो सेंस कहाँ से करेगा? रिसेप्टर से करेगा। वहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और सेल बॉडी तक जाएगी। सेल बॉडी से फिर वो नर्व इम्पल्स आगे जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी। और याद रखें, अगर काफ़ी सारे फाइबर्स इकट्ठे हो जाएं तो सेल बॉडीज़ एक जगह जमा हो जाती हैं और एक्सोन या डेंड्राइट सारे एक जगह जमा हो जाते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। अगर काफ़ी सारे न्यूरॉन एक जगह जमा हो जाएं तो उनकी सेल बॉडीज़ भी गुच्छा बना देंगी, क्लस्टर बना देंगी, ग्रुप बना देंगी, और उनके जो एक्सॉन्स हैं या डेंड्राइट्स हैं वो भी गुच्छा बना देंगे। सो ऑल ऑफ यू कमेंट, अगर तो सेल बॉडीज़ का गुच्छा बनता है तो वो कहलाएगा गैंग्लियन। ग्रुप ऑफ या क्लस्टर लिख लें, ज़्यादा आसान वर्ड है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़। अगर एक ही जगह काफ़ी सारी सेल बॉडीज़ कंसंट्रेट हो जाएं, जमा हो जाएं, तो क्या नाम होगा? वो गैंग्लियन बन जाएगा। इसका मतलब ये नर्व इम्पल्स गैंग्लियन तक जाएगी और फिर वहाँ से आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। अगर एक्सॉन जमा हो जाएं तो वो बन जाती है नर्व। नर्व इज़ द क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स या डेंड्राइट्स। तमाम बच्चे दो बातें कमेंट करें, गैंग्लियन इज क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, कमेंट करें जल्दी से। और ये जो आपका नर्व है, नर्व इम्पल्स नहीं मैं कह रहा, नर्व इम्पल्स तो मैसेज है ना, और नर्व सेल ये न्यूरॉन है। सिर्फ नर्व क्या होती है? इट इज़ द क्लस्टर ऑफ एक्सन या डेंड्राइट्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको तमाम न्यूरॉन की टाइप्स बना के दिखा दी हैं। मेन बातें जो आपने याद रखनी है वो ये हैं कि मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को लेके जाता है टूवर्ड्स इफेक्टर। अगर ये फैक्टर तक लेके जा रहा है तो इसके एक्सन का आगे से जंक्शन बनेगा इफेक्टर के साथ, और सेंसरी ने रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को उठाना है और लेके जाना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो उसका जो जोड़ बनेगा वो रिसेप्टर सेल के साथ बनेगा। ये बातें आपने भूलनी नहीं है। यहाँ तक किसी ने क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, उसके अलावा आप लोगों ने ये कमेंट करना है, गैंग्लियन इज़ द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ एंड नर्व इज़ द क्लस्टर ऑफ एक्सन्स या डेंड्राइट्स। जल्दी से कमेंट करें, और क्वेश्चन अगर किसी का आया तो वो जल्दी से पूछ लें। हमारा टॉपिक तकरीबन एंड हो गया। हाँ जी, डायग्राम जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। वेरी गुड। नर्व और गैंग्लियन दोनों का मैंने आपको मतलब बता दिया, और ये मतलब अब आपके पूरे चैप्टर में यूज़ होगा। जब भी मैं कहूँ ना कि क्या नाम है, गैंग्लियन है या गैंग्लिया है, तो इसका मतलब वो सेल बॉडीज़ का मजमूआ है, कंसंट्रेशन है, कम्युलेशन है सेल बॉडीज़ की। जब भी मैं कहूँ कि नर्व है तो आपने समझ जाना वो एक्सॉन या डेंड्राइट्स का मजमूआ है, उनका क्लस्टर है, उनका ग्रुप है। क्वेश्चन कोई नहीं है तो हम जो है वो ख़त्म करते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं मुझे। कोई क्वेश्चन नहीं है? 2 मिनट है आपके पास क्वेश्चन करने के लिए, ताकि जो है वो आपको ये टॉपिक मज़ीद क्लियर हो जाए। आप सब ने ये डायग्राम बनाने भी हैं, ठीक है? जब आप डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इनमें हर एक तरह की चीज़ क्लियर हो रही है, इसमें कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो ट्री लाइक अपीयरेंस है वो ऐसे न्यूरॉन है जो होते ही ब्रेन में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो डेंड्रॉन है लिखा हुआ, इट इज़ नॉट अ ट्रू डेंड्राइट। ये ट्रू डेंड्रॉन नहीं है क्योंकि इसकी लुक एक्सॉन जैसी है। इसकी लुक क्या बच्चों? एक्सॉन जैसी है, बिकॉज उसके ऊपर मेलन शीट लगी हुई है। ए डायग्राम का नेम कोई भी नहीं है, ये एक जनरल सा स्पाइनी न्यूरॉन है, स्पाइनी न्यूरॉन। ठीक है बच्चों, ये भी मौजूद होता है न्यूरॉन ह्यूमंस के अंदर। और कोई बात बच्चों ने पूछनी हो? 2 वर्ड लिखे हुए हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल पार्ट पे होता है, दरमियान में होता है,
और दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मुश्तमिल है। पेरिफेरल ये किनारों वाला होता है जो रिसेप्टर तक से लेके जा रहा है, इफेक्टर तक आ रहा है, ये इफेक्टर तक आ रहा है, वो ये वाला है। ये जो रिसेप्टर से लेके गैंग्लियन तक का सफ़र है ये पेरिफेरल सफ़र है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र ये टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सफ़र है। ये डायग्राम का नाम मैंने बताया, स्पाइनी न्यूरॉन लिख लें आप। क्या लिख लें? स्पाइनी न्यूरॉन्स। ठीक है, लें जी। तो आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल दोबारा हाज़िर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह अच्छी तरह समझ आए तो आपने ये लाजमी बना लेने हैं, इनको अच्छी तरह लेबल कर लेना है और दिमाग में बातें बिठा लेनी है। डायग्राम के नीचे रेड लाइन लाजमी पढ़ा करें, मैंने मतलब बताए हैं पेरिफेरल के और सेंट्रल वगैरह के, वो आप लिख लें। गैंग्लियन का बताया, नर्व का बताया, ये आपके लिए बड़े फ्रूटफुल होंगे। तो इंशाल्लाह अब हम दोबारा कल आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।